दो तरह से हम इसको कह सकते हैं जी, कोटेड कंपनीज। कोटेड कंपनीज क्या होती हैं? कोटेशन, या सिंपल याद रखिएगा, वो कंपनीज जो कि यहाँ पे जिनके शेयर्स कोट हो रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। इन अदर वर्ड, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं या जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, क्या होती हैं? लिस्टेड कंपनीज या पब्लिक कंपनीज। अपने पास लिख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं कोटेड कंपनीज। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि हमें याद भी रहे। हम इसको बोर्ड की तरह से यूज कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, या जिनको जिनके शेयर्स किसके ऊपर हो रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो रहे होते हैं? सेल आउट हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोटेड कंपनीज। ठीक है, कोटेड कंपनीज के लिए आमतौर पर वैल्यूएशन किस वक्त रिक्वायर्ड होती है? जब कोई दूसरी बड़ी कंपनी उनको टेक ओवर करना चाहे, उनको खरीदना चाहे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? ये जरूरत होती है हमें कि एक तो उनका उनकी उनकी इतनी ज्यादा कोई इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको ऑलरेडी मार्केट की प्राइस उनकी चल रही होती है शेयर की। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी की वर्थ ज्यादा होती है और उसका जो शेयर प्राइस है वो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसकी कई रीजंस होती हैं। अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़े जाके, तो कंपनी का इमेज जो है वो पब्लिक की नज़र में इतना नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव वेरी ह्यूज एसेट्स, और उनकी जो एसेट्स की बेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इन अदर वर्ड, हम सिंपल ये याद रखते हैं कि जब कभी किसी बड़ी कंपनी ने या दूसरी कंपनी ने उसको क्या करना है? टेक ओवर करना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ और भी हो सकता है कि टेक ओवर क्या कहते हैं कि अलावा अगर कोई मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है, 100% है। अगर आप कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाए ना पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के, तो उसमें पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग अलहदा से दिया होता है। ठीक है, सो किसी मेजर शेयर होल्डर ने 30-40% वाले ने अपनी शेयर्स को सेल आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी समटाइम्स वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होती है, या आम तौर पर मर्जर, किसी कंपनी के साथ क्या हो गया? दूसरी कंपनी के साथ क्या हो गया? मर्ज हो गया, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि कोटेड कंपनीज को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखिए बिजनेस वैल्यूएशन की जो जरूरत पड़ती है किन कंपनीज को? फॉर अनकोटेड कंपनीज। अनकोटेड कंपनीज मीन, मैं यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कौन सी? यूजुअली कौन सी? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या जिनके शेयर्स, इन अदर वर्ड्स, नॉट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिनके ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑब्वियसली जो है वो कोट नहीं हो रहे, उनको हम कहेंगे अनकोटेड कंपनीज। ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकती हैं बिजनेस वैल्यूएशन के लिए? सबसे पहला कौन सा? दे विश टू गो फॉर पब्लिक। क्या मतलब? पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, कंपनी का स्केल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, डायरेक्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने जो उनके थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जी अब प्राइवेट के स्केल से निकल के हमें किस में आना चाहिए? पब्लिक की तरफ। इसके अलावा और क्या है जी? जिस तरह से यहाँ पे है, बहुत ज्यादा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में भी इस तरह से हो सकता है, या उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं, अब उन्होंने ना पब्लिक करना है ना मर्जर करना है, किसी शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर किसी और को सेल आउट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी उसकी वैल्यू जो है ना वो हमें की जाती है। आम तौर पर हमारी कंट्री में तो इतना ज्यादा इसका नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स टैक्सेशन के लिए जो है वो भी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि पर्टिकुलरली टैक्स के लिए वेल्थ जो है वो उसका अंदाजा हो सके कि एक्चुअली कंपनी की जो वेल्थ है वो उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज क्या है कि जी आप कंपनी जो है वो बैंक के पास जाती है, और बैंक के पास वो कहते हैं कि जी हमें कोई लंबा चौड़ा लोन चाहिए, तो वो कहते हैं जी ठीक है, आप अपनी कंपनी प्लेज कर दें हमारे पास। तो कंपनी की क्या वैल्यू लगाएंगे? ठीक है, शेयर प्राइस उनके तो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं चल रहे होते,
तो वो फिर क्या करते हैं, वो प्राइवेट एवेल्युएटर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमारे शेयर की आप क्या कर दें, वैल्यूएशन कर दें, सो दैट कि हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक को जमा करवा सकें, सो दैट वी कैन गेट लोन। ठीक है जी। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि आमतौर पर वैल्यूएशन किस वक्त रिक्वायर्ड होती है फॉर कोटेड कंपनीज, जब कोई टेक ओवर का मतलब है कि किसी और कंपनी ने उनको लेना है या इन्होंने किसी और कंपनी को लेना है, तो ये उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे। जब कोई मेजर शेयर होल्डर या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग को बेचना चाहें, ठीक है, व्हेन देयर इज अ केस ऑफ मर्जर। अनकोटेड कंपनीज के लिए क्या है कि दे वांट टू गो फॉर पब्लिक, पहले प्राइवेट लिमिटेड में थी, आप किस में जाएंगे, वो पब्लिक के लिए। दूसरा क्या है कि किसी और कंपनी में मर्ज होना चाहें, ठीक है, अपने शेयर किसी और नए प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर को बेचना चाहें, ठीक है, वेल्थ कैलकुलेशन के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए भी करवाया जाता है, और सिक्योरिटी के लिए, अपने लोन की प्लेजिंग के लिए भी हम क्या कहते हैं, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो करवाते हैं। तो ये याद रखिए, बिजनेस वैल्यूएशन या कंपनी वैल्यूएशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि जी प्लॉट की कितनी कीमत है, ये प्लॉट कितने का है, ये मशीनरी कितने की है। कंपनी आपने जब भी परचेज करनी है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, उसके शेयर्स को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। तो जैसे ही आप शेयर परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, 100% में से आप 51% से ले लें तो आप डायरेक्टली उस कंपनी को कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर आप 100% के कर ले तो ऑटोमेटिकली वो सारी के सारी आपकी 100% ओन्ड कंपनीज जो है, जिसको हम कहते हैं होली ओन्ड, होली से स्टैंड्स WHOLLY, होली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो बन जाती है। अगर ये सारी कंपनी ना भी हो, सॉरी ये सारी रीजंस ना भी हो, तो किसी भी कंपनी के लिए जब वो कंपनी खत्म होने के करीब आ जाती है ना, ये देखिए उसने क्या लिखा है, इन केस ऑफ ब्रोकन अप, इन केस ऑफ ब्रोकन अप और अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन नहीं, लिक्विडेशन का तो मतलब है खत्म हो गई कंपनी, पार्टनरशिप हो तो याद रखिए वो डिसॉल्व होती है। याद रखिएगा, ये हमें टेक्निकल डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है पाकिस्तान के एक्ट के मुताबिक, या जो भी हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन जो कंपनी है ये लिक्विडेट होती है। लिक्विडेट का क्या मतलब होता है, कोर्ट के पास ये केस चला जाता है और वो एक लिक्विडेटर, एक बंदा अपॉइंट करता है जो फिर इनके बाद में एसेट्स बेचता है। यहाँ पर ये कह रहा है सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन, इस तरह की सिचुएशन आ गई कि तकरीबन वो नीलामी का वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो, उसके बिल्कुल करीब आ गई। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। टर्मिनेशन आमतौर पर इस तरह की बिजनेस ऑपरेशन जब खत्म होने लगे तो कंपनी को अगेन फाइनेंस की या रीफाइनेंस की जरूरत पड़ी, तो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गई, तो उन्होंने देखा कि जी ठीक है आपके एसेट्स लायबिलिटी सारा कुछ हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम आपके बिजनेस को वैल्यू करना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पज कंपनी के लिए उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो हमें ये जो मेजर रीजन है, हाँ जी शरफ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑक्शन आमतौर पर एंड पे ऐसे ही होता है। लिस्टेड क्या कहते हैं, हमें अब जब पता चल गया कि जी वैल्यूएशन किस तरह से या किन वजूहात की वजह से की जाती है, तो सेकंड चीज क्या है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अगर आप अपने कोर्स पैक पे आइएगा तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसने पेज 295 पे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए। जल्दी से इसको देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें वैल्यूएशन के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी कंपनी की जब वैल्यूएशन करनी है तो सबसे पहला मेजर काम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद इसी के अंदर इसकी समरी आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स की, उसके बाद इसके रिसीवेबल्स अलहदा अलहदा से,
लिखा होता है ना एक तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स के जी 10 लाख, लेकिन इन 10 लाख में 15 दिन में किन लोगों ने पैसे देने हैं और 3 महीने से कौन से बंदे पैसे नहीं दे रहे। हम जब बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें रिसीवेबल्स एक ही नजर आते हैं कि जी ये लिखे हुए हैं 10 लाख, लेकिन उस 10 लाख में कई ऐसे होते हैं जिनके ड्यू होने हैं 10 दिन में, और कई ऐसे होते हैं जो पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दे रहे। तो वहां पर फिर हमें उनको देखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से पेबल की समरी देखते हैं हम। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी होती हैं, क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्वेंट्री हमारे पास, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, हमने कितनी गाड़ियां लीज पे ली हुई हैं, कितने हमारे एसेट्स जो हैं वो लीज बेस्ड हैं, कितने हमारे सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट हुए हुए हैं जो कि हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, कंपनी अपना एड भी जो है ना अखबार में, उसके लिए भी इन्होंने साइन किया होता है कि जी हम एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसी से करेंगे, फिर किसी और के पास चले जाएं तो वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं बाद में। सो इस तरह की जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग डिटेल्स होती हैं वो सारी देखनी पड़ती हैं। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जिस तरह से मैंने बताया आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग्स, ठीक है, लेकिन जब आप कंपनी के रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो उनके पास एक एक बंदे का नाम जो है वो सारा पड़ा होता है कि जी हु इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और कितनी कितनी परसेंटेज उसके पास है। इसके तमाम बजट्स या प्रोजेक्शन कम अज कम अगले 5 सालों की, ठीक है, और यूजुअली होता है 3 से 5 साल तक का जो है वो हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। कंपनी और वहाँ की जो इंडस्ट्री होती है उसकी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से मेजर कस्टमर्स हैं इसके, ठीक है, और लास्टली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, मैनेजमेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, लेकिन मेन मैं आपको भी बताऊं कि बिजनेस वैल्यूएशन के लिए याद रखिए, यहाँ पे देखें आप लोगों का बीइंग एन अकाउंटेंट रोल कितना पक्का है। क्यों कि when you become an accountant, so it is your responsibility to prepare financial statements. So कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो देखें आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर होगी। और इसके सबसे पहला पॉइंट, अगर आप पेज 295 पे आए, 1.2 का पहला पॉइंट क्या है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, यहाँ तक सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं वो थ्योरेटिकली लर्न करना था। तो ये हमें हो गया क्या कि इसमें हमने ये क्या किया कि जी हमने कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज का सिनेरियो देखा, थोड़ा सा है, ज्यादा किसका है, प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है जी, जो हमारा मेन 3 काम है इस चैप्टर के। एंड अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूं कि ये आप लोगों ने ऑलरेडी रेशोज की फॉर्म में और थोड़ी बहुत इधर उधर से करके हमने इसको सारा किया हुआ है। ये वही चीजें हैं जो हमने पहले की हुई हैं, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन या मेथड ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्प्लाइड है ना भी लिखा हो, मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशंस। सबसे पहला मेथड क्या है जी, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या है, नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिस तरह से अभी हमने कहा कि ये किसकी मदद से होगा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नेट एसेट्स क्या होते हैं जी, याद रखिए, नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होंगे, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इस चीज को। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, नेट एसेट्स को, नेट एसेट्स को मैं और इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। निकालेंगे कैसे जी इसको, इसको हम
कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जो भी हमारे पास नेट एसेट्स होते हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं, नेट एसेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या निकल आएगा यहाँ पे, सिंपली देखिए इसमें कोई इतना ज्यादा लंबा काम नहीं है। ठीक है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में क्या है, नेट एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, और नेट एसेट में क्या है जी, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो सिंपली हमारे पास लास्ट में ये इस तरह से आ जाएगा जी। ठीक है, यहीं पे इसको साथ ही हम वेरीफाई कर लें, इस तरह से पेज आइएगा हमारे पास है पेज 296, पेज 296 पे एक एग्जाम्पल दी हुई जी, छोटी सी एग्जाम्पल है, दिखने में ये काफी लेंथी है लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोग मेरे साथ हैं एग्जाम्पल 2.2 पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल है जी इस तरह से, द समरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कैक्टस इज एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स में उसने लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है। गुडविल अंडरलाइन अगर आपके पास है तो इसको काइंडली सर्कल कर लीजिएगा। ऑब्वियसली गुडविल हमारा कौन सा एसेट होता है, इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश। अच्छा, जब याद रखिएगा गुडविल होना इज वेरी गुड, गुडविल का मतलब आपका इमेज ऑफ द कंपनी, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में लिखे होना इज नॉट गुड। ठीक है, उसकी वजह क्या है, ये गुडविल पता कौन सी होती है, स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल निकाल लें, बिल्कुल, लेकिन उसको लिख नहीं सकते आप कहीं पे भी, वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। सो आम तौर पर जब कंपनीज किसी दूसरी कंपनी को खरीदते हैं तो उनके एसेट से ज्यादा जब पैसा पे करते हैं उसको कहते हैं गुडविल, और वो होती है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, यहाँ गुडविल एक्वायर्ड, तो वो फिर हमें मजबूरन लिखनी पड़ती है, आहिस्ता 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 हम इसको अगले सालों में जाके क्या करते हैं, एमोर्टाइज कर देते हैं। तो अगर कंपनी इसको एमोर्टाइज नहीं कर सकी तो इसका मतलब है कंपनी, सीधी सी बात है कि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का लिखा भी आ रहा है गुडविल, उसके बाद है जी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के बाद है करंट लाइबिलिटीज। इन सब का डिफरेंस जो निकला एंड पे वो निकला है 340,000, और अगर आपके पास पेन है तो काइंडली 340,000 को सर्कल कर लीजिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी टोटल एसेट्स में से उसने क्या माइनस कर दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज। ओके, उसके बाद क्या है जी 12% बॉन्ड, बॉन्ड्स का मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्सेशन, ठीक है, डेफर्ड टैक्सेशन एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्सेशन का मतलब जल्दी से मैं बता देता हूँ, वो टैक्सेशन जो हम निकालते हैं और जो टैक्सेशन अथॉरिटीज निकालती हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में बहुत थोड़ा डिस्कस किया जाता है। IAS 12 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इसका पूरा टॉपिक है। कल को अगर जब हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है पढ़ेंगे तो उसमें इसका पूरा जो है हम उसको स्टडी करते हैं कि जी हाउ टू डील विद डेफर्ड टैक्सेशन। ओके जी, सो उसने दो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बताई हैं, 1 12% बॉन्ड, दूसरी क्या है जी डेफर्ड टैक्सेशन, और नीचे उसने बता दिया हमें ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1। $1 उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। नीचे लिखा हुआ जी रिजर्व्स, और इसके नीचे अंडरलाइन फिर कर लीजिएगा
लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स 4.9% का मतलब क्या है जी, लिख लीजिए अपने पास। 4.9% का मतलब है कि हम 4.9% हम इसके ऊपर क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म, ये देखिएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास पहली चीज क्या है जी, डेट। कौन से वाला डेट है, कितना, 12% बॉन्ड एक। दूसरा क्या है, डेफर्ड टैक्सेशन। ठीक है, और तीसरा क्या होगा जी, याद रखिए इसमें प्रेफरेंस शेयर्स बेशक हम लिखते जरूर हैं शेयर होल्डर्स के साथ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है ना, ये कभी भी हमारे शेयर होल्डर नहीं होते हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स ही माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ वर्ड प्रेफरेंस इसलिए आता है कि हम डिविडेंड देते हुए इनको सबसे पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तीन वैल्यूज हैं, ठीक है, बॉन्ड्स विच इज 60,000, डेफर्ड टैक्सेशन 10,000, और कितना है जी, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 50,000। हमारा पहला जो चॉइस है विच इज कॉल्ड नेट एसेट, नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। मैंने पहले बताया जी क्या था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो उसको हम निकालने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी मैंने सर्कल करवाया था 340,000। 340,000 क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसका आंसर निकला हुआ हमारे पास बैलेंस शीट में कितना, 340,000 ऑलरेडी। ठीक है जी, इसमें से सबसे पहले आपने जो चीज छोड़नी है वो क्या है, लेस इंटेंजिबल। मैं वर्ड खाली गुडविल नहीं लिख रहा, इंटेंजिबल एसेट्स जितने भी होंगे बिजनेस वैल्यूएशन के लिए हमें ये चीज छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास नेट एसेट्स, सॉरी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितने निकला है, 320,000। ओके जी, सो याद रखिए यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या माइनस किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस हुई हुई है। सही है, जबकि मुझे इसके लिए क्या माइनस करनी है, सारी की सारी, यानी कि टोटल लायबिलिटीज। तो ये जो बाकी का डेट है इसको हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, कितना सम कर लिया, ये आ गया जी हमारे पास कितना, 120,000। कितना आ गया, 120,000। सो यहाँ पे लेस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किस तरह से, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे लाइबिलिटीज आ गई, ये मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, सो दैट जब आप इसको देखें वीडियो को तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आ गया, 120। ओके, तो इसको वापस जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी माइनस, तो मैंने यहाँ से माइनस करना है इसको, तो यहाँ से मेरे पास अब नेट एसेट्स क्या निकल आए, सिंपली क्या निकल आए, 200,000। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, हमें ये बात समझ आ गई। आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते थे, सिंपल सारे टोटल एसेट्स को जमा करते, टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देते, सिर्फ और सिर्फ उसमें गुडविल हमने नहीं लेनी। ठीक है, याद रखिएगा गुडविल हमने, या इंटेंजिबल, मैंने इसको वर्ड लिखा इंटेंजिबल। ठीक है, तो इंटेंजिबल्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, ये याद रखना आपने। मैं यहाँ पे इसका एक नोट लगा देता हूँ कि नॉट इंक्लूडेड।
ठीक है, इंटेंजिबल जो है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके जी, हमारे पास नेट एसेट्स आ गए कितने, 2 लाख के। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया इस तरह से। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, सही है। इंटेंजिबल्स को शरफ इसलिए इंक्लूड नहीं करते बिकॉज उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। या मैं तुम्हें अभी कहूँ कि जाकर ये गुडविल बाजार में बेचाओ, तो आप बेच सकते हो। अगर आप लैंड हो आपके पास तो लैंड आप बड़े आराम से बेच दोगे। प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, कोई उसको खरीद लेगा। आप बैलेंस शीट्स में से गुडविल उठा के ले जो, कोई खरीदेगा नहीं। तो बेसिकली ऑब्वियसली सो इस वजह से हम इंटेंजिबल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास नहीं, गुडविल इसी में है। आमिर शहजाद साहब, ये बात नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स में ही इंक्लूड है गुडविल, सही है। मैंने वैसे लिखा है कि और भी हो सकते हैं, गुडविल इज वन ऑफ देम। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास उसने बैलेंस शीट में बताए हुए कितने जी, $1 है। तो मैं यहाँ पे उसका लिख रहा हूँ 80,000 शेयर्स, कितने का है, $1 ईच। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो उसने हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि जी कितने हैं जी, 80,000 ही होंगे ऑब्वियसली। तो वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर क्या निकल आएगी इस तरह से, ये यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी पहले 200,000 जो ऊपर एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय क्या है जी 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो मेरे पास कितना निकल आया, तकरीबन हाँ जी 2.5 पर शेयर, 2.5 पर शेयर, ठीक है। अब ठीक है, इसका मतलब क्या था, ये जो 1 थी ये फेस वैल्यू थी, ठीक है। ये जो 2.5 पर शेयर निकली है इसको हम क्या कहेंगे, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। नेट, याद रखिए इसके दो नाम होते हैं, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, ठीक है जी। और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्या कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और भी इसके कई नाम होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिए, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन चलता है वो ये है नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर, या इसको हम क्या कहते हैं, सो इट्स जस्ट अ रेशो, ठीक है। जिस तरह से रेशो होती है ना उसके हिसाब से। अब अ क्विक वे, बड़ा जल्दी तरीका है इसको निकालने के लिए, ये इसकी फेस वैल्यू है 1, ये है जी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो 2.5 पर शेयर क्या है, इसके ऊपर हमारी निगोशिएशन हो सकती है बिजनेस को सेल आउट करने के लिए। अच्छा, अगर हमने नहीं भी सेल आउट करना तो हमने देख लिया कि जी ये हमारे क्या है, इस वक्त जो कंपनी के एसेट्स के हिसाब से अगर मैं बेचना चाहूं तो मेरे पास कंपनी की शेयर प्राइस कितनी आ रही है, 2.5 पर शेयर, ठीक है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मैंने बताया कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे चल रही होती है, लेकिन किसके ऊपर, किसकी, कोटेड कंपनी की, ठीक है। मार्केट वैल्यू हो सकता है इससे ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू ये भी हो सकता है कि इससे कम हो, ठीक है। मैंने बताया कि ये इसका पहला मेथड है वैल्यूएशन का, ठीक है। अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज वाली वैल्यू के ऊपर ही सारी हमारी बात तय हो जाती है, कोई जरूरत नहीं वैल्यूएशन करने की।
हम कहते हैं कि जी हमारी कंपनी स्ट्रांग है, ये देख लीजिए मार्केट पे जो भी शेयर मिल रहा है आपको, जाके उसके हिसाब से हमें पैसे दे दें, कंपनी खरीद दें, दैट्स इट, हमारी डील फाइनल हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है, बिकॉज मार्केट के जो शेयर की प्राइस चल रही होती है, ये बड़े तरीकों से ऊपर जाती है और बड़ी क्या कहते हैं तरीकों से नीचे आती है। सो दैट इज वाई, ये रीजन है कि हम जो है वो ये टॉपिक पे अलग से पढ़ते हैं। नहीं जी, पहला मेथड था एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का। दूसरी क्या है जी, क्या है, इनकम बेस्ड वैल्यूएशन। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन में दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो, और दूसरा क्या है जी, अर्निंग यील्ड। इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो। सो अगर मैं अगले मेथड पे आऊं तो मैं यहीं पे इसको कॉपी कर लूं ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया जी इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, और कौन सा है जी, प्राइस। पहला मेथड मैं इसको करने लगा, कौन सा, प्राइस अर्निंग रेशो। फॉर्मूला क्या है जी इसका, इसका फॉर्मूला ये है, मार्केट प्राइस ब्रैकेट में लिख दिया शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। सुना मैंने सब लोगों ने ईपीएस, ईपीएस क्या होता है तो बताएगा जल्दी से। ईपीएस सुना हुआ आपने कि नहीं? किसने बताया जी, हाँ जी शाबाश, थैंक यू वेरी मच जी, अवैस ने, मुआज ने। ईपीएस स्टैंड्स फॉर जी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग, अली कमाल, उजैर, थैंक यू वेरी मच, शरफ, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये दो कंपोनेंट है, मार्केट प्राइस, ठीक है, और ईपीएस। अगर मैं इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखूँ तो प्राइस अर्निंग रेशियो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, दो चीजों का कंपोनेंट है, मार्केट प्राइस अंडरस्टूड है शेयर की, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ऐसे, मार्केट डिवाइडेड बाय क्या है, ईपीएस। ठीक है, अब ये मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा समझना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, किस लिए ज़रूरी है, ये कर लिया। ओके, ईपीएस किसके इक्वल है, ईपीएस इसके इक्वल होती है जी नेट, या सिंपल मैं बता रहा हूँ, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ जी शाबाश, थैंक यू वेरी मच अवैस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन तक क्या, हम यहीं से इसको लेके चले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या नंबर ऑफ शेयर्स याद रखिए हमेशा ऑर्डिनरी होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये प्राइस अर्निंग रेशो, जो प्राइस अर्निंग रेशो है ना, इसकी मदद से हम कंपनी की किस तरह से निकालेंगे, ये देखिए, ये है जी, यहाँ पे आता है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है, इसको टेक्स्ट बना लो वरना वो फॉर्मूला बना देता है इसको। ये आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईपीएस। ओके, हमने ईपीएस निकाल ली, प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। ये देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ ले जाएंगे इधर। सो इन अदर वर्ड, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मार्केट प्राइस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, याद रखिए ये मेथड जो है ये सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड होता है किन कंपनीज के लिए, अनकोटेड कंपनीज के लिए। किन के लिए होता है जी, नोट कर लीजिएगा अपने पास, फॉर अनकोटेड कंपनीज।
पहले वाला मेथड तो बहुत सिंपल है, ये भी वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पहले बताया कि ये डील बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज की डील है आपस में, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब ये किसके लिए यूज होता है? फॉर अनकोटेड कंपनीज। प्राइस अर्निंग रेशो हम किसकी यूज करेंगे? याद रखिए, इसके लिए हम एक सैंपल कंपनी, सैंपल कंपनी, सैंपल कंपनी का मतलब क्या है? इट्स अ सिमिलर, almost similar company in the market, almost similar कोटेड कंपनी को हम ले लेते हैं, उसकी प्राइस अर्निंग को ऑलमोस्ट यूज करके हम एक मार्केट प्राइस क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस ये नहीं होगा कि मार्केट में चलेगी, मार्केट प्राइस हम क्या कर लेंगे? उसकी एस्टिमेट कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, प्राइवेट लिमिटेड है हमारे पास कंपनी ए, और ये अपना एस्टिमेट करवाना चाहते हैं। ईपीएस जो है वो हम इनकी निकाल सकते हैं, किससे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो इनकी नहीं निकल सकती। सो प्राइस अर्निंग रेशियो हम हाँ जी, इनकम बेस्ड में बताने लगा, इनकम बेस्ड सारी तो नहीं कर सकता रिपीट, लेकिन साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? ये दो चीजों से निकलती है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। सो ईपीएस किससे निकलती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं? ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो से। किसे कर देते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। और ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये प्राइस अर्निंग रेशियो हम किसकी लेते हैं? ऑलमोस्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास बुक में है, इससे हमें और ज्यादा भी क्लैरिफाई हो जाता है। कौन सी लेते हैं? एक सैंपल कंपनी की ऑलमोस्ट जो सिमिलर होती है, एक जैसी नहीं मिल सकती कभी भी, हम तकरीबन उसके करीब करीब की होती है, उसको फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैं भी एग्जांपल ये देने लगा था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ए, हमने इसकी मार्केट प्राइस निकालनी है, इससे मिलती जुलती एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। पब्लिक लिमिटेड, मैं वो बता रहा हूँ कि ये केस उस वक्त जब होगा जब सिमिलर कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी, नहीं तो फिर हम किसी और मेथड में चले जाएंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और है विच इज कॉल्ड ई, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हुए फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्या? कि व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ, क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर कंपनी। हमारे पास 10 मिनट है, क्वेश्चन हो जाएगा जी हमारा। अगर आप आ जाइएगा पेज 300 पे, पेज 300 पे आइएगा जी जल्दी से। अच्छा जी, एक मिनट, सब लोग, मैंने कल मेल कर दी थी, उसमें क्या कहते हैं, जिन लोगों के मार्क्स नहीं हैं वो मुझे वो वापस रीसेंड कर सकते हैं, जो मेल्स उन्होंने भेजी हुई हैं, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कमिंग थर्सडे को कैपिटल एंड गियरिंग स्ट्रक्चर की हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी होगी, जो कि 40-45 मिनट्स की होगी, क्लास के स्पेसिफाइड टाइम में ही होगी, ठीक है। और उसमें ही हम इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो आप लोग कंप्लीट करके मुझे क्या कर दें, सेंड करेंगे, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, कैपिटल एंड गियरिंग स्ट्रक्चर का हमारा कमिंग थर्सडे को है, ताकि हमारी और एवेल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, मजबूत हो जाए, ठीक है। सो काइंडली थर्सडे को सब लोग टाइम से जो है ना वो कोशिश कीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनेट हमारे क्या कहते हैं कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन शाहिद मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जिसके भी इशू है ना, वो भी काउंसलिंग आवर में ना 12 बजे के बाद आ जाए, मैं उसको सबको कर दूंगा, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, सो सिर्फ मैंने सिर्फ ये रिमाइंड करवाना था कि कमिंग थर्सडे को वी हैव अ क्लास एक्टिविटी।
सो पेज 300 पे अगर आइएगा जी। सो क्वेश्चन है, मैं इसको स्टडी करता हूँ, कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। फ्लाई कैचर विशेस टू मेक अ टेक ओवर बिड फॉर द शेयर ऑफ एन अनकोटेड कंपनी। देखिए यहाँ पे आया भी क्वेश्चन में, फॉर एन अनकोटेड कंपनी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। क्वेश्चन मिल गया सबको पेज 300 पे। क्या बच्चे जरा जल्दी से मुझे बता दिया करें ताकि हमारा टाइम बच जाया करे। ठीक है जी। फ्लाई कैचर कंपनी है जी, वो किसी अनकोटेड कंपनी जिसका नाम है मे फ्लाई, उसको क्या कहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं। द अर्निंग्स ऑफ मे फ्लाई ओवर द पास्ट 5 years। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए जी। द अर्निंग्स ऑफ मे फ्लाई ओवर द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों की उसने अर्निंग्स बता दी जी, प्रॉफिट बता दिया। द एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ कोटेड, अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या है, कोटेड इन द इंडस्ट्री इन विच मे फ्लाई ऑपरेट इज 10। कहता है जी इस कंपनी जो ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उस इंडस्ट्री में जो कोटेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, 10 है। कोटेड कंपनीज, वर्ड आगे आगे खुद से देख लीजिए, विच आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया भी था, ये देखिए कि ऑलमोस्ट सिमिलर, 100% नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर। सही है जी। तो उसने बताया यहाँ पे इन मैनी रिस्पेक्ट्स। ए, उसने 2 नीचे कंपनीज बताई हैं जी, बम्बल बी जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 15 है और बड़े जबरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी है जी वॉस्प जिसके के पुअर प्रॉफिट रिकॉर्ड है लेकिन उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, 7। उसने 2 मिलती जुलती कंपनीज बता दी, एक बहुत अच्छी है जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 15 है, और दूसरी कौन सी है, जिसके के इतने ज्यादा अच्छे एस्पेक्ट्स नहीं हैं और उसकी कितनी है जी प्राइस अर्निंग रेशियो 7। ठीक हो गया जी। एक काम कीजिएगा जी, जल्दी से 5 प्रॉफिट्स को जमा करके 5 पे डिवाइड करके मुझे आंसर जल्दी से बताएं। 5 साल के प्रॉफिट्स को जमा कीजिए और 5 पे डिवाइड कीजिए। जल्दी हो जाना चाहिए ये। 50 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 71 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आया जी? अवैस ने बता दिया जी, 7 दाने, शामना, मुर्तजा, सोहा, शौकत, अली, कमाल। ठीक है जी। यहाँ पे मैं करने लगा हूँ 3 zeros छोड़ के, प्लस क्या है जी, 72 प्लस, सॉरी 72 प्लस फिर क्या है जी 68, फिर उसके बाद प्लस कर दिया 71 प्लस 75, आंसर आ गया जी 360, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आया, एवरेज प्रॉफिट मेरा, एवरेज प्रॉफिट निकला जी, ठीक है जी 67,200। ठीक है जी, शहरियार 67,200 है, 500 नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, ये क्या था 1 to 5 का, अब पहला साल छोड़ दीजिए, पहला साल छोड़ दीजिए, पहला साल छोड़ दें, 50 छोड़ दें, और बाकियों को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इन अदर वर्ड 2, 3, 4, 5 इनके प्रॉफिट्स को जमा करके 4 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? हाँ जी 71,500। सही है जी। तकरीबन हम इसको क्या कर रहे हैं जी, इज इक्वल टू, मैंने क्या किया 72 प्लस दूसरा क्या है
अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँ और यहाँ से आके मैं पहले साल का छोड़ देता हूँ। तो ये आ गया जी 5, सॉरी ये नहीं निकल रहा, यहाँ पे आएगा 4। हाँ जी सर बिल्कुल 71,500। अब देखिए उसने अब नीचे सोल्यूशन में क्या लिखा है, जरा जल्दी से देखिएगा क्योंकि इसका थोड़ा पढ़ने वाला सोल्यूशन है। उसने बताया एवरेज अर्निंग ओवर द पास्ट 5 इयर्स कितनी है जी 67,200 एंड ओवर द लास्ट 4 ईयर कितनी है 71,500। देयर माइट अपीयर बी सम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सम थोड़ा सा है, बट फ्यूचर अर्निंग्स क्या है अनसर्टन है। ठीक है, नीचे उसने निकाला कितना 71,500 और आखिरी साल की अगर हम अर्निंग देखें, आखिरी साल की अर्निंग देखें तो हमारे पास कितनी आ रही हैं 75,000। इस सिचुएशन में उसने क्या कहा कि अगर हम पहली कंपनी कौन सी बम्बल बी, इसको मैं बीबी लिख रहा हूं, ठीक है, बम्बल बी को इसकी प्राइस अर्निंग रेशो कितनी है, प्राइस अर्निंग रेशो कितनी है जी इसकी 15 और जो दूसरी है वॉस्प इसकी कितनी है 7। तो उसने कहा कि जी इसको मैं अगर लूंगा ना तो ये नाइंसाफी होगी कि बहुत ज्यादा एक तो हाई है, ठीक है, और दूसरे को मैं अगर सिंपल सिर्फ वही रख लेता हूं तो वो भी मतलब क्या होगा मेरे लिए को इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं है। सही है, यहीं पे रोक देते हैं जी बिकॉज इसकी थोड़ी सी हमें डिस्कशन है उसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं भी मैं इसको रोक रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कोशिश करके नेक्स्ट क्लास में पहले सिर्फ 5 मिनट में इसको पूरा कर देंगे और फिर जो है वो एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी 40-45 मिनट्स की होगी। ठीक है जी, मैं इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास है जी, नोट कर लीजिएगा पेज 300 पे। ठीक है, आप काइंडली इसको एक दफा देखिएगा जरूर। ठीक है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सही है, तो नेक्स्ट टाइम बहरहाल हमारी जो है वो हाँ जी मैं इसकी जो सोल्यूशन है वो कर दूंगा जी बिल्कुल LMS पे क्लास एक्टिविटी का। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, टाइम हमारा पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर जी।